सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 5 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2। और अगर किसी ने पार्ट 4 नहीं देखा तो वो देख लेना, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है नीचे। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये भी साइकोडायनामिक अप्रोच का ही पार्ट है, तो ये फ्रॉइड ने ही दी थी, तब हम इसको समझते हैं। Freud claims that the core aspects of personality are established early, remain stable throughout life and can be changed only with great difficulty। तो इसमें यही बता रखा है कि फ्रॉइड ये मानते थे कि अगर किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो उन्होंने बचपन में सीख लिया होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ले कि किसी बच्चे को हमने बचपन में मैनर्स नहीं सिखाए होते, तो बड़े होकर भी उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है लोगों को रिस्पेक्ट करना। वो इतनी इजीली लोगों से ढंग से बात नहीं करता, रूड बिहेवियर होता है काफी ज्यादा। तो अगर उनको बचपन से ही सिखाया जाता है तो उनकी लाइफ में वो स्टेबल रहता है और वो आगे जाकर भी बहुत इजीली सबसे बात कर पाते हैं। लेकिन उसी बिहेवियर को चेंज करना होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट डिफिकल्टी से फोकस बहुत ज्यादा गुजरना पड़ता है। बहुत ग्रेट डिफिकल्टी से चेंज होती है इनकी कोर एस्पेक्ट्स। ही प्रपोज्ड अ 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ऑल्सो कॉल्ड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इन्होंने 5 स्टेज थ्योरी दी थी जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एक एक करके सारे स्टेजेस समझते हैं। पहला है ओरल स्टेज। अ न्यूबॉर्न इंस्टिंक्ट्स आर फोकस्ड ऑन द माउथ। तो मतलब जो एक न्यूबॉर्न होता है उसके जो इंस्टिंक्ट होते हैं वो बेसिकली फोकस्ड होते हैं उसके माउथ के ऊपर। दिस इज इन्फेंट्स प्राइमरी प्लेजर सीकिंग सेंटर। उसका प्लेजर सीकिंग सेंटर होता है माउथ। इट इज थ्रू द माउथ दैट द बॉडी ऑब्टेन्स फूड एंड रिड्यूसेस हंगर। तो इसी हम मुंह के तरीके ही हम लोग खाना खाते हैं, तो इसीलिए वो उसका रिड्यूस करता है हंगर। अब किस तरीके से करता है, बेबीज डिफरेंट तरीके से अपने हंगर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि थम सकिंग, बाइटिंग, बैबलिंग, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ये बच्चे। ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अचीव्स ओरल ग्रेटिफिकेशन थ्रू फीडिंग। तो ये ओरल ग्राफ्टिफिकेशन के थ्रू अपनी फीडिंग को कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि थम्स अप करते हैं तो उनकी जो हंगर होती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। तो इसीलिए इट इज ड्यूरिंग दीज अर्ली मंथ दैट पीपल बेसिक फीलिंग्स अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टैब्लिश। तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ये इस टाइम पर लोगों को आसपास जितने भी लोग होते हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इनकी जो बेसिक फीलिंग्स होती है अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टैब्लिश, तो वो धीरे धीरे सबको आसपास समझ रहे होते हैं। Thus, for Freud, an adult who considered the world a bitter place probably had a difficulty during the oral stage of development। तो फ्रॉइड का ये मानना है कि जो भी एडल्ट आज के टाइम पर ये सोचता है कि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बिटर प्लेस है, अच्छी जगह नहीं है, तो उसको डेफिनेटली कोई डिफिकल्टी हुई होगी ओरल स्टेज के टाइम पर, जब भी उनका ओरल स्टेज चल रहा होगा, इसीलिए। नेक्स्ट है एनल स्टेज। इट इज फाउंड दैट अराउंड एजेस 2 और 3 द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली जो 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना चालू कर देते हैं, कुछ कुछ डिमांड्स जो होती है सोसाइटी की उसको पूरा करना चालू कर देते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल डिमांड्स मेड बाय द पेरेंट्स इज दैट चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल द बॉडीली फंक्शंस ऑफ यूरिनेशन। तो हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं ना जिनको होता है कि यार ये किसी ना किसी तरीके बस ये बता दे कि इसको कभी भी अगर यूरिनेट करना है तो वो हमारे को आकर बता दे, बीच में ना करे। तो ये पहली डिमांड है कि वो अपने आप को बॉडीली फंक्शंस ऑफ यूरिनेशन को संभाल पाए, कंट्रोल कर पाए। ये उनकी पहली डिमांड है 2 और 3 इयर्स के चाइल्ड से। ठीक है, most children at this age experience pleasure in moving their balls. The anal area of the body becomes the focus of certain pleasurable things। तो इनका जो प्लेजर सीकिंग एरिया होता है वो एनल एरिया होता है और इनको अपनी प्लेजर मिलता है इनको मूविंग देयर बाउल्स। ठीक है, द स्टेज एस्टैब्लिशेस द बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड एंड द ईगो। इड और ईगो हम पढ़कर आए हैं पीछे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में, जिसमें इसमें बता रखा है बिटवीन द डिजायर फॉर बेबीज प्लेजर एंड डिमांड फॉर अडल्ट कंट्रोल बिहेवियर। तो हम लोग इड और ईगो पढ़कर आ चुके हैं। इड में होता है जिसमें इमीडिएट ग्राटिफिकेशन चाहिए होती है, इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, और ईगो में होता है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबल वे में ये बताता है कि ये चीज सही है कि नहीं है। तो बेबी प्लेजर के बारे में बात हो रही है और डिमांड फॉर अडल्ट कंट्रोल बिहेवियर, तो ये हो गया हमारा ईगो का पार्ट। फैलिक स्टेज। दिस स्टेज फोकसेस ऑन द जेनिटल्स। तो ये हमारे जेनिटल्स के ऊपर फोकस करता है। अराउंड एजेस 4 and 5 children begin to realize the difference between males and females।
तो जो 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ये रियलाइज करना चालू कर देते हैं और डिफरेंस पता करना चालू कर देते हैं मेल और फीमेल के अंदर। दे बिकम अवेयर ऑफ देयर सेक्सुअलिटी एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देयर पेरेंट्स। तो ये धीरे धीरे समझ जाते हैं कि इनके पेरेंट्स का क्या रिलेशनशिप है इन बीच में, और धीरे धीरे अवेयर होते हैं इस बारे में। The male child experiences the Oedipus complex, which involves love for the mother, hostility towards the father, and the consequent fear of punishment or castration by the father. तो बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर, लड़कों के अंदर ये ओडीपस कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओडीपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपको अपनी मम्मी के टुवर्ड्स आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो और आपको हॉस्टैलिटी मतलब अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नफरत होने लगती है, और आपको डर भी लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके फादर से आपको डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है ओडीपस कॉम्प्लेक्स की, वो पहले समझते हैं। ओडीपस वाज अ ग्रीक किंग हु अननोइंगली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर। तो ये भी एक बंदा था ओडीपस जो कि एक ग्रीक किंग था, उसने बिना जाने अपने फादर को मार दिया था और फिर अपनी ही मम्मी से उसने शादी कर ली थी। तो इसलिए बोला जाता है ओडीपस कॉम्प्लेक्स। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जो बचपन में होते हैं वो अपनी लड़के जो होते हैं वो अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच होते हैं, वो अपने पापा के जैसे। कई बार छोटे बच्चे होते हैं शेव करने की कोशिश करते हैं मम्मी के अटेंशन के लिए, और मतलब जितनी भी चीजें जो बेसिकली मेन करते हैं वो करने की ट्राई करते हैं अपने पापा को देखकर, ताकि वो अपने मम्मी से थोड़ा अटैच हो सके। तो यही होता है ओडीपस कॉम्प्लेक्स। रेजोल्यूशन ऑफ ओडीपस कॉम्प्लेक्स, इसको ठीक कैसे करा जा सकता है? ये हो सकता है दिस टेक्स प्लेस बाय एक्सेप्टिंग हिज फादर्स रिलेशनशिप विद हिज मदर एंड मॉडलिंग हिज ओन बिहेवियर आफ्टर हिज फादर। क्योंकि अगर इसको ठीक करना है तो अपने फादर का रिलेशनशिप जो उसकी मम्मी के साथ है वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी के पापा का जो बिहेवियर है उसको मॉडल करना पड़ेगा, मतलब उनको देखकर उसको सीखना पड़ेगा। ओडीपस कॉम्प्लेक्स में यही है कि छोटे बच्चे देखकर अपने फादर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी मदर का अफेक्शन अपनी तरफ खींच सके। अब लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में होता है, जैसे लड़कों में ओडीपस कॉम्प्लेक्स होता है तो लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आफ्टर इलेक्ट्रा ग्रीक कैरेक्टर हु इंड्यूस्ड हर ब्रदर टू किल देयर मदर। तो एक जो बहन होती है वो अपने भाई को बोल देती है कि हमारी मदर को किल कर दो, और ऐसा होता भी है। और फिर उसके बाद फॉलोज अ स्लाइटली डिफरेंट कोर्स बाय अटैचिंग हर लव टू देयर फादर। अ गर्ल ट्राइज टू सिंबॉलिकली मैरी हिम एंड रेज अ फैमिली। तो वो अपने जो उसका जो लव होता है लड़की का, वो अपने फादर की तरफ बहुत ही ज्यादा अटैच कर लेती है, और उनको ये सोचती है सिंबॉलिकली मैरी कर लेती है उनको कि हाँ मेरी शादी हो रखी है, और वो ट्राई करती है रेज रेज अ फैमिली, मतलब एक फैमिली रेज करने का। When she realizes that this is unlikely, जब उसको पता लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, she begins to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting or sharing in her father's affection. वही सेम चीज जब दोनों लड़का या लड़की को पता लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने फादर से या अपनी मदर से शादी नहीं कर सकते, तो वो लोग बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि लड़के शेविंग करनी चालू करने की कोशिश करते हैं, वो रेजर लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम शेव करेंगे, और लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी की सैंडल पहनकर घूमती है, बहुत ही बड़ी वाली हील्स पहनकर घूमती है, ताकि वो अपने फादर की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच सके, और उसको अफेक्शन मिल सके अपने फादर से। द क्रिटिकल component of resolving the Oedipus complex is the development of identification with the same sex parents. तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट है कि किसी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को कैसे रिजॉल्व करना है, ये डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पेरेंट्स। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ। इन अदर वर्ड्स, बॉयज गिव अप sexual feelings for their mothers and begins to see their father as their role models rather than their rivals. तो boys बहुत एक टाइम पर आकर गिव अप कर देते हैं ऐसी सेक्सुअल फीलिंग्स के ऊपर फॉर देयर मदर्स एंड बिगेन टू सी देयर फादर्स एज देयर रोल मॉडल्स। तो वो धीरे धीरे अपने फादर को एज अ रोल मॉडल समझने लगते हैं, क्योंकि वो उनका रिलेशनशिप जो पेरेंट्स का है वो समझना चालू कर देते हैं, और वो गिव अप कर देते हैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर। और लड़कियों में भी यही होता है, वो भी अपनी फीलिंग्स को गिव अप करती है, और सेक्सुअल डिजायर्स फॉर द फादर, जो भी सेक्सुअल डिजायर थे उसके फादर के लिए, उसके ऊपर भी गिव अप करती है, और अपनी मदर के साथ आइडेंटिफाई करना चालू कर देती है, उनको कॉपी करती है लेकिन इन अ गुड वे, और अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको छोड़ देती है। ठीक है।
नेक्स्ट है लेटेंसी स्टेज। दिस स्टेज लास्ट अबाउट 7 years अंटिल प्यूबर्टी। तो ये 7 years से लेकर प्यूबर्टी तक होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यूज टू ग्रो फिजिकली। तो फिजिकली बच्चा ग्रो हो रहा होता है, बट द सेक्सुअल अर्ज इज रिलेटिवली इनएक्टिव। तो सेक्सुअल अर्जेस उसकी इनएक्टिव है। मच ऑफ चाइल्ड एनर्जी चैनल इनटू सोशल अचीवमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इस टाइम पर बच्चे की जितनी भी एनर्जी होती है उसको चैनल करा जाता है इनटू सोशल एंड अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके अंदर उसको पार्टिसिपेट कराया जाता है, उसकी एनर्जी को वहाँ लगाया जाता है। नेक्स्ट इज जेनिटल स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन अटेन्स मेच्योरिटी इन द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इस टाइम तक जो भी इंसान होता है वो मेच्योरिटी अटेन करनी चालू कर देता है। The sexuality, fears, and repressed feelings of earlier stages are once again exhibited. People learn to deal with members of the opposite sex in a socially and sexually mature way. तो धीरे धीरे यहाँ इस स्टेज पर आकर जितने भी लोग होते हैं वो अपने आसपास के जितने भी ऑपोजिट सेक्स हैं उनसे डील करना चालू करते हैं सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे में। ठीक है। If the journey towards the stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stage of development. तो अगर किसी भी इंसान की कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस होता है या बहुत ही ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस होती है तो उनके अंदर फिक्सेशन हो सकते हैं किसी भी एक अर्लियर स्टेज में उनके डेवलपमेंट में। Freud's theory also postulates that the children proceed from one stage to another stage of development. तो फ्रॉइड का ये मानना है कि कोई भी जो छोटा बच्चा होता है वो एक एक करके सारे स्टेज के थ्रू गुजरता है। Failure of child to pass successfully through a stage leads to fixation to that stage. तो अगर कोई बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी इन सब में से किसी भी एक स्टेज में ही स्टक हो गया और उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा तो उसके अंदर फिक्सेशन हो जाएगी जिसमें उसके चाइल्ड की डेवलपमेंट में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। अ चाइल्ड हु डज नॉट पास सक्सेसफुली थ्रू द फैलिक स्टेज, जो भी फैलिक स्टेज हम पढ़कर आए हैं, to resolve the Oedipus complex and may still feel hostile toward the parent of the same sex. तो बेसिकली अगर वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पाया फैलिक स्टेज के तो उस अभी भी वो हॉस्टाइल वे में बिहेव कर रहा है अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स। तो ये जो फेलियर है उसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक चाइल्ड की लाइफ में, क्योंकि ये उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रुकेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। Such a boy may come to consider that the men are generally hostile. तो अगर वो लड़का ओडिपस कॉम्प्लेक्स से बाहर ही नहीं आ पाया तो उस लड़के को ये लगता रहेगा कि जितने भी मैन हैं वो सारे हॉस्टाइल होते हैं, सारे रूड होते हैं, बदतमीज होते हैं, और वो हमेशा रिलेट करने की कोशिश करेगा फीमेल्स के साथ और अपना रिलेशनशिप भी उन्हीं के साथ बनाना प्रेफर करेगा। रिग्रेशन इज ऑल्सो लाइकली आउटकम इन सच सिचुएशंस। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन होता है जिसमें आप बिल्कुल अपने बचपन वाले स्टेट में चले जाते हो। जैसे अगर बहुत ही बड़ा इंसान है लेकिन वो अपने किसी भी इन स्टेज में से आगे नहीं बढ़ पाया तो हो सकता है कि वो अपने पहले वाले अर्लियर स्टेज में चला जाए जिसमें वो थम सकिंग करना चालू कर दे या कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल पहले वाले स्टेजेस। इफ इट टेक्स अ पर्सन बैक इन एन अर्लियर स्टेज, उसको पुराने स्टेज में लेकर चले जाता है। Regression occurs when a person's resolution of problems at any stage of development is less than adequate. तो एक पर्सन का जो रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स है किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वो लेस देन एडिक्वेट है। इन दिस सिचुएशन पीपल डिस्प्ले बिहेवियर्स टिपिकल ऑफ लेस मेच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जितने भी बिहेवियर्स डिस्प्ले करे जाते हैं एक इंसान के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा लेस मेच्योर होते हैं किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के। तो मैंने जैसा बताया कि अगर कोई बड़ा इंसान है जो बाकी किसी स्टेज से निकल नहीं पाया, जैसे अगर फैलिक स्टेज है तो उससे नहीं निकल पाया तो हो सकता है उसको फिक्सेशन हो या फिर रिग्रेशन हो। फिक्सेशन हो गया तो वो उसी पे टिका रहेगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसके पास। रिग्रेशन में है वो किसी पुराने अर्लियर स्टेज में चले जाएगा कि वो थम सकिंग चालू कर देगा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस। अ नंबर ऑफ थ्योरीज फर्दर डेवलप देयर आइडियाज फॉलोइंग फ्रॉइड। सम हैड worked with him and then moved on to develop their own versions of psychoanalytic theory. तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने फ्रॉइड के साथ काम करा था लेकिन उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई फॉलोइंग हिज, मतलब कुछ कुछ उनसे चीजें सीखी और उसके बाद अपने वर्जन्स निकाले साइकोएनालिटिक थ्योरी के। These theories have been
called neo-analytic और post-Freudian in order to differentiate their work from Freud. तो फ्रॉइड से अपने काम को डिफरेंशिएट कर पाए इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरीज का नाम दिया नियो एनालिटिक और पोस्ट फ्रॉइडियन व्यूज. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के पॉइंट से. दीज थ्योरीज are characterized by less prominent roles of sexual and aggressive tendencies of the hidden extension of the concept of ego. तो इसमें बेसिकली हमारे जो फ्रॉइड हैं उन्होंने ज़्यादा सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज के बारे में बात करी थी, वो भी ईड के. तो लेकिन इस वाली जो पोस्ट फ्रॉइडियन व्यूज हैं इसमें हमने एक्सपेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो के बारे में ज़्यादा सीखा हुआ है और ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इसके बारे में ज़्यादा बात कर रखी है, ना कि सेक्सुअल और एग्रेसिव टेंडेंसीज के बारे में. ठीक है, तो हम पहली थ्योरी पढ़ते हैं. कार्ल यूंग की या फिर कार्ल जंग की, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो, इन्होंने दी थी एम्स और एस्पिरेशंस के ऊपर. Carl Jung worked with Freud in his early stages of career and later on he broke away from Freud. तो कार्ल यूंग भी थे ऐसे जिन्होंने फ्रॉइड के साथ काम करा था अपने अर्ली स्टेजेस ऑफ करियर में, बट उन्होंने बाद में उनसे लेटर ही ब्रोक अवे, मतलब अपना काम छोड़कर, मतलब उनके साथ जो काम कर रहे थे वो छोड़कर चले गए और अपनी उन्होंने थ्योरी बनाई. Jung saw human beings guided as much by aims and aspiration as by sex and aggression. तो उन्होंने बोला था, यूंग ने बोला था कि जो ह्यूमन बींग्स है वो गाइड करते हैं ज़्यादा एम्स और एस्पिरेशन से, ना कि सेक्स और एग्रेशन की वजह से. ठीक है, ही डेवलप्ड हिज ओन थ्योरी कॉल्ड एनालिटिकल साइकोलॉजी, जो कि 1 मार्क के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी थी. तो कार्ल यूंग ने दी थी, कार्ल जंग ने दी थी, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे बोलते हो. तो इसका बेसिक अजम्पशन क्या था? द बेसिक अजम्पशन ऑफ हिज थ्योरी दैट द पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल. तो वो बोलते थे कि जो यूंग बोलते थे कि जो बेसिक अजम्पशन है इस थ्योरी का कि यही है कि पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी कंपीटिंग फोर्सेस होती हैं और स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसको हमारे को बैलेंस रखना चाहिए रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. ना कि एक इंडिविजुअल और जो डिमांड्स है सोसाइटी के उसके बीच में नहीं रखना चाहिए, ना कि और इंडिविजुअल और रियलिटी के बीच में रखना चाहिए. Jung claimed that there was a collective unconscious consisting of archetypes or primordial images. अब हम यूंग ने बोला कि हमारे अंदर कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस होती है जिसके अंदर कुछ आर्किटाइप्स अवेलेबल होते हैं या प्री मॉडल इमेजेस होती है. अब ये आर्किटाइप्स क्या होते हैं वो समझते हैं. दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट आर इनहेरिटेड. तो ये इंडिविजुअली हम लोग एक्वायर नहीं करते, ये हमारे अंदर ऑलरेडी जब से हम पैदा होते हैं हमारे अंदर इनहेरिटेड होते हैं. जैसे कि द गॉड और द मदर अर्थ. जैसे हम लोग अगर हम किसी बारे में सोचते हैं तो हमारे को दिमाग में वही सेम चीज आ जाती है. जैसे हमने अगर गॉड की बात करी तो हमारे दिमाग में गॉड की इमेज आ जाती है, और मदर अर्थ की बात करी तो अर्थ की इमेज बन जाती है. तो ये सबके लिए सेम है. आर्कीटाइप्स का मतलब होता है कि उनकी अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सबके अंदर जो आर्कीटाइप्स अवेलेबल है वो सेम है. तो अगर किसी और इंसान को भी आप बोलोगे कि गॉड को सोचो तो उनके दिमाग में भी गॉड वैसा ही आएगा. तो ये हो गया कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कि सबके अंदर सेम चीज अवेलेबल है. दे आर फाउंड इन मिथ्स, ड्रीम्स, आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड. तो ये मिथ्स और ड्रीम्स और कोई भी आर्ट्स ऑफ ऑल मैनकाइंड जितने भी लोगों ने बनाई है आर्ट्स के अंदर पाई जा सकती है या मिली जा सकती है. यूंग हेल्ड द सेल्फ स्ट्राइव्स फॉर द यूनिटी एंड वननेस. तो वो सेल्फ स्ट्राइव्स करते थे फॉर यूनिटी एंड वननेस के ऊपर. इट इज एन आर्किटाइप दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज. ये एक आर्किटाइप है जो कि एक्सप्रेस करा जा सकता है बहुत सारी वे में. According to him, for achieving unity and wholeness, a person must have increasingly aware of his wisdom available in one's personal and collective unconsciousness. तो एक उनका मानना ये था कि अगर किसी को यूनिटी और होलनेस चाहिए, अचीव करनी है, तो उनको अपने पर्सन मस्ट बी अवेयर, इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द विजडम अवेलेबल. तो मतलब एक इंसान को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए उसके आसपास जो भी विजडम हो रहा है या फिर उनके जो पर्सनल लाइफ में या कलेक्टिव अनकॉन्शियस में चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए. एंड मस्ट लर्न टू लिव इन हारमोनी विद इट. और लर्न करे उसके साथ जीने का हारमोनी के साथ. तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.